चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, एटम कैसे बना? तो ये सीधी सीधी बात तो हमें पता नहीं चल गई होगी कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये डायरेक्ट तो हमें पता नहीं चल गया होगा। पहले किसी ने सोचा होगा कि एटम जैसी कोई संरचना होती है। अब वो किससे बना हुआ है ये मालूम नहीं होगा, है ना। तो देखो, ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है एटम की, है ना। आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत यही इसी लाइन से हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, एनसीईआरटी की लाइनें एज इट इज वहां से उठा के यहां पे रखी हैं। क्लियर है। हमने उसमें इज, एम, आर, फुल स्टॉप, कॉमा तक चेंज नहीं किया। उसका कारण यह है कि जैसे आपको एग्जैक्ट वहां पे वही भाषा मिले पेपर में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, ये एंशिएंट हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि जो पुराना बीत चुका हो। हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं, बताओ, हिस्ट्री क्या होती है? जो कुछ पुराना बीत चुका हो उसको यदि हम आज जानने की कोशिश करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे। अब क्या हुआ, एटम जैसी कोई संरचना होती है, इसकी परिकल्पना बहुत दिन पहले हो गई थी, लेकिन पहले के लोगों के पास में कोई साइंटिफिक, है ना, प्रूफ नहीं थे। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं थे। उन्होंने बस मान लिया ऐसा होता है ना, और उन्हीं की परिकल्पना के आधार पे आज हम लोगों ने एटम की जो सही में संरचना होती है वो हम जान पाए। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझो, कहानी ये जो मैं सुना रहा हूं ये सबको ध्यान से सुनना है। क्लियर है। क्योंकि आज पहली क्लास में जब हम पहली शुरुआत वाली बातें करें, आप सोचो उसी बातों से पूरा चैप्टर कनेक्ट है। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं इनको ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। सारे बच्चे लाइन पढ़ो। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड अर्ली ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर मतलब दार्शनिक, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, अर्ली इंडियन, अर्ली का मतलब होता है प्राचीन, और इंडियन का मतलब भारतीय, और फिलोसफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। यानी इसका पूरा मतलब क्या हुआ? पुराने, प्राचीन, भारतीय, कौन से? दार्शनिक, ठीक है। तो अर्ली इंडियन एंड कौन से? ग्रीक फिलोसफर। और ये कब की कहानी है? 400 बीसी पहले की, है ना। अच्छा, बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा। क्या बोलते हैं? ईसा। और ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, इस लाइन को पूरा पढ़ लो। 400 बीसी हु वेयर द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। क्लियर है। मैटर क्या होता है? इन्होंने कहा, प्राचीन दार्शनिक, है ना, भारतीय प्राचीन दार्शनिक और ग्रीक के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि किसी भी मैटर को एटम से मिला के बनाया जाता है। क्लियर है। जैसे दीवार को ईंटों से बनाया जाता है, तो दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ईंट। वैसे ही मैटर को किससे बनाया गया है? एटम से। ये किसका मानना था? पुराने जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक और प्राचीन ग्रीक दार्शनिक, उनका मानना था। ये कब की कहानी है? 400 ईसा पूर्व। ये बेटा, ये लाइन एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी में दी है, यहीं शुरू हुआ है आपका चैप्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर हु अल्टीमेट यील्ड एटम। उन्होंने कहा कि यदि हम मैटर को छोटा छोटा तोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? एटम, है ना।
विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। उन्होंने कहा कि हमने मैटर को छोटा छोटा तोड़ के एटम बना दिया, लेकिन अब एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। यह कहानी बताओ कब की है? यह कहानी प्राचीन है। इन लोगों को बेचारों को नहीं मालूम था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। यह सारी कहानी इन लोगों को नहीं मालूम थी, लेकिन जितनी बात ये बता दिए थे उसी के आधार पे पूरा एटम हमने पढ़ा है और आज तक वही एटम है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये मैटर क्या होता है। मैटर बताओ, व्हाट इज मैटर? बताओ। पुराने दार्शनिकों ने जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा कि एटम से मिलके मैटर बना है, और मैटर को यदि हम फिर से तोड़ दें तो एटम बन जाता है, और उस एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। यह कहानी है हमारी प्राचीन। क्लियर है? अब हमने आपसे एक जवाब मांगा कि बताओ व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? हां, मैटर क्या है? मैटर जिसका कुछ मास हो और वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। क्लियर है? मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, है ना? जैसे हम लोग हैं, हाँ हम लोग जहां बैठेंगे तो उतनी जगह घेर लेंगे। जैसे मान लीजिए लोटा ले लो, लोटा, जैसे मान लीजिए लोटे का कुछ भार है और लोटे को जिस जगह पे रखते हो उतना वॉल्यूम वो घेर लेता है, तो क्या हम नहीं कह सकते मैटर है ना? तो दुनिया की हर वो चीज जिसका थोड़ा सा मास हो और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। तो क्या मैटर की डेफिनेशन अपने मन से लिख सकते हो? तो अब सारे बच्चे यहां पे अब लिख लो क्या होता है मैटर। मैटर की डेफिनेशन अपने मन से लिखो। क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ, मैटर की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सब लोग परेशान ना हो, हम लिखवा दे रहे हैं। अच्छा बताओ, मैटर की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी? किसके मन में क्या आ रहा? मैटर क्या होता है हमने बोला, बताओ। बताओ बेटा, मैटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सबसे प्यारी डेफिनेशन बताओ बेटा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि एनीथिंग, है ना? ठीक है, एनीथिंग में कुछ भी हो सकता है, या हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो सब्सटेंस, या हम एनीथिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखो एनीथिंग, एनीथिंग which has some mass, which has some mass and occupy some volume, and occupy का मतलब होता है भरना, occupy some volume called matter, called matter। देखो हम लोग रटी रटाई भाषा को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमने कैसे समझा हम उन भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास हो और वो जिस जगह पे बैठे उतना वॉल्यूम घेर ले। जैसे मान लीजिए हमने लोटा रखा तो वो इतना जगह, अब जैसे मान लो हमने लोटा रखा तो देखो उतना इतना वॉल्यूम उसने घेर लिया। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए हमने कहा कि कुछ मास ना हो और कुछ वॉल्यूम घेरे, क्या यह चीज पॉसिबल है? जिसका मास ही नहीं होगा वो क्या वॉल्यूम घेरेगा, है ना? समझ में आ रही बात? चलो अब जरा इसको अपनी भाषा में पढ़ो, देखो क्या हमने जो आपको पढ़ाया ये वही लिखा है या नहीं लिखा। अब हमने इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से क्या जोड़ा? इनको जोड़ा, इतना हमने जोड़ा, ये और ये शब्द हमने जोड़ा। अब देखो हमने क्या जोड़ा? लगभग 400 ईसा पूर्व यानी 400 बीसी प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अब वो कौन थे? जैसे महर्षि कणाद। ये किसकी परिकल्पना थी? महर्षि कणाद की। अब देखो
एनसीईआरटी में इतना लिख के आगे निकल गया, लेकिन ये कौन थे ये नहीं लिखा है ना। तो वो कौन थे? महर्षि कणाद। और जो ये ग्रीक वाले फिलोसफर से यानी यूनानी दार्शनिक थे, उनका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्राइटस, उनका नाम क्या था? डेमोक्राइटस। ठीक है, ने यह विचार प्रस्तुत किया कि एटम का अस्तित्व होता है। उन्होंने कहा कि एटम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब वो एटम किससे बना है इसके विषय में इन लोगों को विचारों को जानकारी नहीं थी। क्लियर है? अब उसके बाद उनका मानना था कि एटम ही मैटर की सबसे छोटी मूल निर्माण इकाई है, और इसी मूल निर्माण इकाई को बोलते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे दीवार बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या लगती है? ईंट। तो दीवार का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ईंट। क्लियर है? जैसे दीवार को मान लो मैटर है, क्या मान लिया? बहुत ध्यान से समझो, दीवार को मान लिया मैटर है, तो वो किससे मिलके बनी है? ईंट से, और एक ईंट उस मैटर का एटम है। एक ईंट उस मैटर का क्या है? एटम है। अब तो भाषा समझ में आ गई। अब मान लो कल को हमने दीवार गिरा दी, तो बताओ दीवार के छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे? ईंट। क्लियर है? और दीवार क्या थी? मैटर। ईंट क्या है? एटम। ईंट से मिलकर दीवार बनी है, तो जब दीवार तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगी? ईंट में। और ईंट हमारा क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। भाषा समझ में तो आई रही होगी। ठीक है, अब देखो उनके अनुसार यदि किसी पदार्थ को, यह पदार्थ का मतलब मैटर है ना। देखो अभी यहां पे हमने देखो चैप्टर की शुरुआत थी, इसलिए हमने हिंदी का प्रयोग कर भी दिया, बाकी आगे बिल्कुल नहीं। बाकी जो हमें जरूरत होगी उसका लिखेंगे, क्योंकि जब हम कहीं पे जाएं ना, किसी चैप्टर के अंदर जब हम घुसे तो वहां पे हमको हर बात मालूम हो, नहीं तो डर लगता है। अब धीरे धीरे तुमको डर नहीं लगेगा। तो क्या कहा? उनके अनुसार यदि किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, को बार बार छोटे छोटे भाग में विभाजित किया जाए, विभाजित का मतलब सब डिवाइड, ठीक है, किया जाए, तो अंत में एक ऐसा सबसे छोटा कण, कण क्या है? एटम, प्राप्त होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। भाषा एकदम क्लियर है? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो? ठीक। वे ये भी मानते हैं कि एटम को इससे आगे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? दैट इज एटम इज इनडिविजिबल। देखो इनडिविजिबल समझ में आ रहा? डिविजिबल का मतलब है यानी उसको तोड़ा जा सकता है, और इनडिविजिबल का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके। क्लियर है? तो इनके हिसाब से एटम कैसा था? इनडिविजिबल। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। द वर्ड एटम, क्या लिखा है बेटा? द वर्ड एटम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना, और किससे मिलके बना है? ए और प्लस टोमियो, ए और प्लस टोमियो से। ए और टोमियो का मतलब होता है अनकट और एबल। अनकट, एबल, अनकटेबल। अरे जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, ठीक है, वैसे अनकट प्लस एबल अनकटेबल। जैसे कोई चीज ना तोड़ पाओ नॉन टूटेबल, नहीं, वैसे ना काट पाओ तो अनकटेबल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डिविजिबल। तो एटम कैसा निकला? अनकट या नॉन डिविजिबल या अनडिविजिबल या इनडिविजिबल, ठीक है। अब इतनी भाषा एक बार पढ़ लो, देखो कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो। देखो मेरे साथ पढ़ो तो फिर यही पढ़ लो, घर वर पे जाके ये लफड़ा ना पालो, रिवीजन करना है, हमारे साथ ही पढ़ लो। और एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, रिवीजन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, साथ वीजन और रिवीजन करते चलो तो आपको जानते हो परीक्षा के टाइम पे कभी आपको परेशानी नहीं होगी। अभी तो आपको लगता है अभी हमको बड़ा लंबा टाइम है, टाइम वाइम नहीं है ना। आज चैप्टर की शुरुआत हुई है, यहीं पढ़ो, यहीं खाओ और यहीं पचाओ, फिर घर जाओ,
ठीक है, आराम से घर में खाओ और सो, सवाल लगाओ। देखो आज हमने मैटर भी सीख लिया है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा मास हो, सम मास, और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैटर की बात हो गई। अब देखो ये हमारा क्या है, बस देखो देखो हमने क्या किया, छोटे छोटे एटम को मिला लिया, खूब सारे एटम को हमने मिला लिया, जिससे क्या बन गया है, बताओ बेटा, मैटर, है ना। फिर हमने क्या किया, मैटर को हमने फिर तोड़ दिया, तो किसमें टूटेगा, बताओ बेटा, छोटे छोटे एटम्स में टूटेगा। और फिर एटम को हम लोग तोड़ नहीं पाए। इतनी कहानी कहां की थी, प्राचीन। बताओ, यही तो हमने पढ़ा, छोटे छोटे एटम से मिलके हमने मैटर बनाया, और मैटर को फिर जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो एटम बना, और फिर जो एटम बना उसको हम तोड़ नहीं पाए। यही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है एटम से रिलेटेड। अच्छा बताओ, भारतीय दार्शनिक कौन थे, कणाद, ठीक है। और जो ग्रीक वाले थे, यूनानी थे, वो कौन से थे, डेमोक्रेटस, ठीक है। ये कहानी कब की है, 400 बीसी पहले की, बिफोर क्राइस्ट। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको इसी लाइन से शुरुआत, सबसे पहली लाइन यही आपको मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की लाइनों को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये मेन हेडिंग है, ये पढ़ो, है ना, सब कनेक्ट करके पढ़ेंगे। आप चलो, इतना पढ़ने के बाद और कुछ चीजें सीख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री थी। पहली बार साइंटिफिक प्रूफ के साथ पहला बंदा आया, कौन, जॉन डाल्टन। कौन है, डाल्टन आए। इन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिए एटम के एग्जिस्ट होने की। देखो पहले इन लोगों ने परिकल्पना तो कर ली, लेकिन इन लोगों के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, हमने बुकलेट में ये लाइनें लिख के आपको दे दी, अब यही लाइनों में फर्जी परेशान होते नहीं, लिख रहे होते, आप समझो, क्लियर है। इन्हीं लाइनों में परेशान होते, पता लगे कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते, कुछ लोग कुछ करते। अब देखो ये एग्जैक्ट वही लाइनें आपके पास लिखी हैं, आपका टाइम बचा, क्लियर है। क्योंकि देखो साल भर टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है, उसी में हमको सब कुछ पढ़ना है, समझ में आ रहा, सवाल लगाने हैं, तो हमें टाइम बचाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आगे। हाँ, तो इन लोगों के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था एटम के एग्जिस्ट होने का, तो पहली बार कौन आए, डाल्टन आए, ठीक है। और एक बात समझो, ये जो यहां पे लिखा एटॉमिक थ्योरी कितना लिखा है, 1808। ये कहानी शुरू हुई थी 1803 से। कहां से शुरू हुई थी, 1803 से, और 1803 से लेके पब्लिश हुई थी 1808 में। 1808 में, जैसे मान लीजिए कोई आप थ्योरी बना रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आज ही बनाई और आज ही पब्लिश कर दी, उसकी शुरुआत सालों पहले हुई होगी, फिर बना के हमने पूरा तैयार किया होगा, फिर हमने उसको किसी न किसी माध्यम से पब्लिश किया होगा, है ना। तो ये कहानी 1803 से शुरू हुई और 1808 पे पब्लिश हुई। कौन सी थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अच्छा, इसके पढ़ने के पहले हम लोग यहां पे जो जगह बच रही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ पढ़ने में, ठीक है। कुछ पढ़ने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जगह छूट रही है। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा बताओ, सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, एटम, है ना। अच्छा बताओ, कौन कौन बच्चा बताएगा एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल में अंतर, बताओ। बताओ बेटा, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि बताओ कार्बन को क्या बोलते थे, एटम, और कभी कभी बोल देते एलिमेंट, हाँ है ना, भाषा से समझ में आ रहे। कभी कभी हम बोलते कार्बन एटम ले लो, कभी कभी बोलते हैं कार्बन एलिमेंट ले लो। ये क्या चक्कर है एलिमेंट और एटम के बीच में, कौन बताएगा।
नवीन बताओ। हाँ, अच्छा ज्यादा ज्यादा दो। खैर इन्होंने कोशिश बढ़िया की है, कोशिश इन्होंने बढ़िया की है ना। उसी में हम थोड़ी बात जोड़ देंगे तो तुम्हारी बात आज के बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस भाषा को हम देखो ऐसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बगीचा है, यू नो बगीचा, ये बगीचा है मान लिया, और इस बगीचे में ये सब आम के पेड़ लगे हैं। ये सब क्या लगे हैं? आम के पेड़ लगे हैं। बहुत देसी भाषा में पढ़ेंगे, जैसे जीवन भर के लिए बात याद हो जाए, कभी भूलें ही ना। क्लियर है? अच्छा बताओ, इस बगीचे के अंदर सारे पेड़ किसके लगे हैं? आम के। क्लियर है? ऐसे वो हाथ हाथ ले कोई नहीं बैठेगा, है ना एकदम। फिर क्या होता है, पहले ऐसे बैठे, समझ रहे हो, फिर हम अपने माहौल में चले गए, ठीक, फिर गए, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती, चलो पहले झपकी आ रही ले ही लो। तो क्या है, देखो क्या, अब हम यहाँ नाच रहे हैं, देखने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं वो जगता हुआ होना चाहिए। मान लो ऑडियंस सो जाए तो नाचने वाला बेचारा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो मेरी बात को समझो। जैसे ये एक बगीचा है, और इस बगीचे में सारे पेड़ किसके लगे हैं? आम के। तो इस बगीचे का नाम क्या रखोगे? आम का बगीचा। क्या नाम रखोगे? आम का बगीचा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये किसका बगीचा है? आम का। ठीक है, तो आम का बगीचा एलिमेंट है, और उसमें एक आम का पेड़ एटम है। नहीं समझे? हाँ, ये क्या है? ये किसका बताओ? आम का बगीचा है। यू नो बगीचा, गार्डन बोल दे। आम का बगीचा है, तो बगीचा मतलब गार्डन है ना। आम का क्या है? गार्डन है, बगीचा है। ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। और एक आम का पेड़, एक आम का पेड़, ये क्या है? ये बेटा एटम है। कुछ समझ में आया? क्लियर है? अब मान लो इसी के आम के बगीचे में 10 आम के होते पेड़, 10 महुआ का पेड़ होता, 10 जामुन का पेड़ होता, तो इस बगीचे का नाम बगीचा तो होता, लेकिन किसी एक के नाम से बगीचे का नाम नहीं होता। क्लियर है? इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जब एक जैसे बहुत सारे एटम मिल जाते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। आज की बात कभी भूलोगे? एक जैसे एटम से क्या बनता है? एलिमेंट, है ना। और एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। भाषा समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब बताओ, सबसे पहले क्या हुआ? एटम। एटम से क्या मिले बनके? एलिमेंट बना, और एलिमेंट से आगे चल के क्या बन गया? मॉलिक्यूल। भाषा समझ में आ गई? लेकिन यदि ये एटम अलग अलग टाइप के हों तो कभी एलिमेंट का निर्माण होगा? नहीं होगा। अब भाषा सीखो। हमने कहा कार्बन एलिमेंट है। क्या हमने बोला? कार्बन एलिमेंट है। इसका मतलब मेरे मन में चल रहा है कि कार्बन एक ही जैसे एलिमेंटों से, एक ही जैसे एटम से मिलके बना है, दैट इज वो एलिमेंट है। फिर हमने कहा नहीं, कार्बन एटम है, इसका मतलब क्या है कि हम जिस एलिमेंट की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें एक ही जैसे सारे एटम होंगे। तो जब अब इस बेस पे जब आप डिफरेंस कर ले गए हो कि बगीचा क्या होता है और एक पेड़ क्या होता है ना। एक पेड़ क्या है? एटम, और पूरा बगीचा क्या है? एलिमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से समझो। हमने कहा, अब मान लो इस आम के बगीचे को हमने नाम रख लिया कार्बन, और एक पेड़ ये किसका है? कार्बन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये किसका बगीचा है? कार्बन का बगीचा है, और एक कार्बन का पेड़ क्या है? एटम। क्लियर है? तो अब हम इस बेस पे चाहे अब कार्बन को एटम बोले
और चाहे कार्बन को एलिमेंट बोले। ठीक है, जैसे हमने कहा जामुन का बगीचा है, तो हम हमारे मन में क्या फीलिंग आई कि उसमें सारे पेड़ जामुन के हैं। किसी ने कहा ये महुए का बगीचा है, तो मेरे मन में क्या फीलिंग आई कि इसके अंदर हर पेड़ लगा हुआ महुए का है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो हमने कहा आम का बगीचा, आपके मन में आ गया कि इसमें सारे पेड़ आम के हैं और हर एक आम का पेड़ एक एटम है, और जब बहुत सारे एटम मिल गए होंगे एक जैसे तो एलिमेंट बना होगा, और उसी एलिमेंट का नाम है बगीचा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है। आज के बाद जीवन भर नहीं भूलोगे कि एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। तो आप बताओ एलिमेंट का निर्माण कैसा होता है? एक ही टाइप के एटम से मिलके एलिमेंट बनता है। अच्छा बताओ, हमने दो एटम ले लिए आम के और दो एलिमेंट ले लिए, दो एटम ले लिए महुए के, तो क्या एलिमेंट का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब एलिमेंट किससे बनता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके एलिमेंट बनता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यदि एलिमेंट सेम हुए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? सेम होगा, है ना, यानी होमोजीनस होगा। इसका मतलब क्या है? कैसा होगा? एक ही जैसे मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, जैसे होमो एटॉमिक होगा, है ना। तो जैसे ये एलिमेंट एक ही टाइप के हैं, जैसे कार्बन कार्बन, तो जिससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा? होमो एटॉमिक। और मान लो HCl बना, तो ये भी तो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कैसा होगा? हेट्रोएटॉमिक। क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? बताओ बेटा, बताओ बेटा। होमो एटॉमिक, और कैसा हो सकता है? बताओ बेटा। हेट्रोएटॉमिक। ठीक है। जैसे मान लो एलिमेंट के नाम पे हमने एक ही टाइप के दो हाइड्रोजन ले लिए, दो हाइड्रोजन ले लिए, और दो हाइड्रोजन ले लिए, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन बनेगा? H2। और मान लो एक एलिमेंट हमने H लिया और एक एलिमेंट हमने Cl लिया, तो अब क्या बनेगा? HCl। अब कौन बनेगा? HCl, है ना। बताओ, यहां से यहां तक किसी तरीके की कोई तकलीफ हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, मॉलिक्यूल से मिलके फिर आगे क्या बनेगा? कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्लियर है। तो देखो हमने आपको एक सीरीज सिखा ली, एटम से मिलके एलिमेंट, एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड का निर्माण होगा। ठीक है। लेकिन एक ही टाइप के एटम होंगे तभी एलिमेंट बनेगा। यदि एटम डिफरेंट टाइप के हुए तो कभी एलिमेंट का निर्माण नहीं होगा। ये लेक्चर आपके उसमें अपलोड हो जाएगा। फिर यदि का आपको कंफ्यूजन किसी तरीके की कोई बात हो तो फिर उसको देखते रहना, आपके उसमें पड़ा रहेगा। जब चाहो, मान लो लेटे हो खाना वाना खा तो अपना लगा लिया और देख लिया 2x 3x जो भी आप स्पीड पे, तो आपके साथ विजन रिवीजन सब होता रहेगा। ठीक। इसमें जो चीज नोट करनी हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, अब आपको आनंद नहीं आ रहा कि हम लिख भी रहे हैं और जो चीजों में हमारा टाइम वेस्ट होगा वो हमको सिस्टमेटिक लिखा भी मिला, है ना। ये तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए सर अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्या सोच सकते हो वो हमेशा मालूम होता है। जैसे जैसे हम और फिजिकल के अंदर बढ़ेंगे वहाँ तो आपको बहुत लिखना है, मतलब वहाँ तो खाली नाम की हेडिंग पड़ी होगी, बाकी पेज खाली पेज खाली पेज खाली, क्योंकि वहाँ आपको मैक्सिमम चीज़ें खुद से लिखनी है। ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ जो थ्योरी है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, और थ्योरी लिखाने में क्या होता है, टीचर का भी टाइम खराब, बच्चे का भी टाइम खराब, समझ रहे हो। और पता लगे स्पेलिंग हमने बोला कुछ और, वो लिख के चला गया कुछ और। भाई हम सबके स्पेलिंग तो चेक करने नहीं आ पाते, इसलिए आपको एक एक चीज ध्यान से समझा के दी जाए जैसे आप उसको ठीक से पढ़ पाए। अच्छा चलो,
अब हम आ गए प्राचीन इतिहास से निकल के थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। बिल्कुल मॉडर्न के लिए तो हमें कहां जाना पड़ेगा, बोर। कहां जाना पड़ेगा, बोर एटॉमिक मॉडल। और उनके बाद भी एटॉमिक मॉडल कौन सा आया, बताओ बेटा, बताओ। अरे उसके बाद एटम को किससे रिलेट किया गया था, क्वांटम थ्योरी से, है ना। और वो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है, वो हमारी मॉडर्न थ्योरी है। चलो आपको हम थोड़ा सा आगे चल के तुम्हें कनेक्ट करते हैं। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, अभी हम लोग चलते हैं चीजों को कनेक्ट करते हुए। ये देखो इतने एटॉमिक मॉडल आए, इतने एटॉमिक मॉडल आए। डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद जो इनमें कमियां थी उसको सुधारा किसने, थॉमसन ने। मतलब ये गड़बड़ सब हैं लेकिन सुधारने की कोशिश की है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बिलियर्ड बॉल मॉडल, ठीक है। फिर आए थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इनका कौन सा मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ठीक। अभी सब पढ़ाएंगे, सब लाइन से पढ़ने हैं। उसके बाद कौन है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल। सबसे अच्छा मॉडल यही था, इसी मॉडल के आधार पे सब लोग आगे काम कर पाए। इन्होंने जो सोच लिया था रदरफोर्ड ने, इन्हीं के आधार पे सारी आगे के एटम की थ्योरी बनी है। थोड़ी सी गलती कर गए थे ये, नहीं तो काम इनका बन गया था, ये लोग पैदा ही नहीं होते आगे वाले लोग, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज ऑर्बिट मॉडल। उसके बाद सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, ये क्या है, सोमरफील्ड तो महाचोर आदमी। देखो इन्होंने क्या किया, बोर के मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इनका नामों रख दिया गया मॉडिफाइड बोर मॉडल। या इन्होंने क्या कहा था कि हमारे हिसाब से एटम कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है, कैसे, इक्लिप्स्ड, यू नो इक्लिप्स्ड, फिजिक्स में तो पढ़ाई होगा, नहीं तो पढ़ोगे, तो कैसा होता है, इक्लिप्स्ड ऑर्बिट मॉडल, ठीक है। बाकी ये सब मॉडल चले नहीं, समझ रहे हो, लेकिन जिसके मन में जो आया बोला। और सबसे लास्ट मॉडल कौन है, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इतने एटॉमिक मॉडल हैं जिसको मैं लाइन से पढ़ना है। अब आप सोचो, पूरी एनसीईआरटी में बिखरे हुए हैं, अब आपको एक जगह कलेक्ट करके उसी एनसीईआरटी से दे दिया गया। अब देखो सारे सिस्टमैटिक हो गए। कल को हमें मन में आया यार कौन कौन से मॉडल हैं, तो हमने एक ही जगह पे पढ़ लिया, 6 मॉडल अपने पास हैं, है ना। और 6 मॉडल में एक एक करके हमें मॉडल पढ़ना है, ठीक। अब आओ सबसे पहले डाल्टन पे चलते हैं। देखो बेटा, कहीं पे किसी को कोई बात पूछनी हमसे पूछ लेना, शर्माना नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि हमें आया नहीं, ठीक। अच्छा चलो, अब हम आ गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। अब देखो, ये पहले बेचारे साइंटिस्ट थे जो पुरानी परिकल्पनाओं को थोड़ा सा मॉडर्न रूप दिए, ठीक। ये जो हम सुना रहे हैं ना कहानी, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यही चीजों को कनेक्ट करेगी, है ना। और जब तुमको किसी भी चैप्टर की समरी ये तैयार होती है, देखते हो ना कि लास्ट में समरी लिखी जाती है। समरी का मतलब होता है कि पूरा चैप्टर आप एक नजर में देख लो, एट अ ग्लैंस, एक नजर में पूरा चैप्टर देख लो, इसको बोलते हैं समरी, ठीक है। अब देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब ये पब्लिश हुई, 1808। शुरुआत कब हुई थी, 1803। पब्लिश कब हुई, 1808, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, है ना। अब ये मैटर क्या है, हम जानते हैं कि ऐसी कोई चीज जिसका थोड़ा सा मास हो और वो थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उस चीज का नाम मैटर होता है, उस चीज का नाम मैटर होता है। और पुराने लोग कह के गए हैं कि मैटर एटम से मिलके बना है। पुराने लोग क्या कह के गए हैं, पुराने में कौन, महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस ने क्या बोला है
कि ये जो मैटर है ये एटम से मिलके बना है, और जब मैटर को हम तोड़ते हैं तो फिर एटम में टूट जाता है, लेकिन फिर एटम को हम तोड़ नहीं सकते। ये पुराने लोग कह के गए। कनेक्ट हो रही सारी कहानी? आप सुनो। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना देना, ठीक है? प्रपोज्ड ऑन अ फर्म। ऑन अ फर्म, यहां फर्म का मतलब होता मजबूती के साथ। ऑन अ फर्म। एनसीईआरटी में क्या होता है? हम लाइन पढ़ते उछलते हुए चले जाते हैं, बीच में जो कुछ शब्द हमारी समझ में नहीं आते हैं हम जंप मार देते हैं। हमने आपको एक एक शब्द समझाने की कोशिश की है। तो यहां फर्म का मतलब क्या है बताओ बेटा? यह फर्म वाली फर्म नहीं है, समझ रहे हो? कि इनके जूतों की फर्म है, इनकी लकड़ी की फर्म है, वो फर्म का मतलब नहीं है। यहां फर्म का मतलब क्या है? मजबूती से। जैसे हमने कहा इनका डिसीजन फर्म है, मतलब इनका डिसीजन दृढ़ है, पक्का है, मजबूत है। यहां फर्म का मतलब इससे है, ठीक है? वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस, मतलब पहली बार इन्होंने साइंटिफिक बेसिस के आधार पे समझाने की कोशिश की, है ना? बाय जॉन डाल्टन, अ ब्रिटिश स्कूल टीचर। ये क्या थे बेचारे? ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। और कौन से सन में अपनी बात इन्होंने प्रस्तुत की? 1808 में। शुरुआत कब हुई थी? 1803 में। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी regarded the atom as the ultimate particle of matter। अब मेरी बात को समझो। हमने कहा कि मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम या अल्टीमेट, बताओ यहां क्या बोला? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इनके हिसाब से मैटर का एटम अल्टीमेट पार्टिकल है, उनके हिसाब से मैटर का एटम क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब दोनों की बातें मैच करने लगी कि नहीं? यही कह के तो वो गए थे प्राचीन लोग, और देखो वही बात तो इन्होंने भी साइंटिफिकली प्रूफ की, बस इन्होंने उसको पार्टिकल बोल दिया। और वही पार्टिकल क्या है बताओ बेटा? एटम, है ना? His theory called Dalton atomic theory regard the atom as the ultimate particle of matter। इन्होंने उसी एटम को क्या बोल दिया? पार्टिकल। क्या बोल दिया? पार्टिकल, ठीक है? लेकिन देखो वो भी एटम की बात जो कह के गए थे वही बातें तो आगे चल के देखो सिद्ध हो रही हैं, है ना? यानी उनकी परिकल्पना बिल्कुल सही थी। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से तुम्हारे सवाल बनेंगे। ये देखो जो सवाल बनने उन्होंने लाइन से लिखे हैं, ये सब सवाल हैं, ठीक है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन। एबल का मतलब क्या होता है? लायक। एबल का मतलब क्या होता है? लायक। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करने लायक थी और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना? तो देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने 3 बातों को एक्सप्लेन किया, और तीनों बातें कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लाइनें याद रखना एग्जैक्टली ऐसे ही, आपसे वहां थ्योरी का सवाल पूछेगा फिर उड़ जाएगा ये सवाल, ठीक है? तो बताओ डाल्टन की थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और तीसरा कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। और कैसा? वेरी सक्सेसफुली। यानी इन 3 बातों को वो बहुत सफलतापूर्वक समझा पाए। कौन से 3 लॉ थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये तीनों बातें हम आपको मोल कॉन्सेप्ट में बाखूबी पढ़ाएंगे, ठीक है? आज हमको बस इतना पढ़ना है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आगे पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आगे पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? ये सारी बात अब इस पे हम सवाल लगवाएंगे, क्योंकि इस पे मोल के सवाल भी लगेंगे। हम समझ में आ रहा? सब आई बात? चाहे आगे फिर सिखाएंगे, चाहे नल का पानी हो या कुएं का पानी हो और चाहे नदी का पानी हो, तीनों पानियों का फार्मूला H2O होगा,
ठीक है, आगे चल के सारी बातें होंगी, इन्हीं थ्योरियों पे सारी बातें हम करेंगे। तो बताओ वो कौन से 3 लॉ थे जो डाल्टन एक्सप्लेन कर पाए? मेरे साथ ही याद कर डालो बेटा, अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। देखो ये जो लिखा है, यदि हम इतना टाइम तुम्हारा कंज्यूम कर देते लिखाने में, यदि ये लिखा है तो हमारा काम ये होता है कि जो लिखने का टाइम हमने बचाया उसमें हम याद कर लें। ठीक है, तो बताओ वो कौन से 3 लॉ थे जो डाल्टन ने एक्सप्लेन कर दिए, हमें समझा दिए, हमें समझा पाए? वो 3 लॉ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा अब अगला आ जाओ। अब पुरानी थ्योरी है तो पक्की बात कुछ ऐसा होगा इनकी थ्योरी में जो ये नहीं समझा पाए होंगे। देखो यदि कोई थ्योरी आए और वो सब कुछ समझा ले जाए, उनके में कोई ऐसी बात ना हो जो समझा नहीं पाए, तो अगला वैज्ञानिक आएगा ही नहीं। इनमें कुछ कमियां रही होंगी तो उनके अगले ने इनको पूरा किया होगा, उनमें जो कमियां रहेंगे उनके अगले कोई साइंटिस्ट आए होंगे, ऐसे ही तो चलता रहता है। ठीक है, सर्च नहीं होता है, अब रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है इसका सर्च हो चुका था, अब उसी पे सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, रिसर्च है। सर्च तो वो लोग करके गए थे, पुराने वाले लोग, वो पुराने दार्शनिक, उन्होंने चीजों को सर्च किया था और ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान से देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये समझा नहीं पाए या उनको समझाने में ये विफल हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा देखो हमने क्या किया, आपको नहीं लग रहा ये कॉमा, फॉर एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, एज इट इज लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास या एबोनाइट, है ना, ग्लास या एबोनाइट, व्हेन रब्ड, रब्ड मतलब रगड़ना, विद सिल्क और फर, है ना, गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। जैसे बच्चे स्केल लेते हैं, स्केल, उसको ऐसे खोपड़ी में रगड़ते हैं, रगड़ते हैं नहीं रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के टुकड़ा ऐसे लेते हैं तो उसमें चपकता है, ऐसा नहीं आता है। तो ये बात ये समझा नहीं पाए थे। क्लियर है? अब देखो इन्होंने क्या बोला, ग्लास या एबोनाइट। ग्लास की एक आप छोटी सी स्टिक ले लो या क्या किसकी ले लो, एबोनाइट। एबोनाइट एक मटेरियल है एबोनाइट का। अब इसको हम, जैसे मान लीजिए एबोनाइट है, ये एबोनाइट का स्टिक है, और हमारे खोपड़ी के बाल समझ लो ये क्या है, सिल्क मान लो या फर मान लो, सिल्क मान लो या फर मान लो। फर नहीं होता, जैसे मान लीजिए जैसे बिल्ली के ऊपर जो हल्के हल्के से एकदम सुनहले बाल, उसको क्या मान लेंगे, फर। क्या है, फर। अब हमने ये एबोनाइट रॉड ली और ये मान लीजिए हमारे सिल्क या फर है, इस पे हमने ऐसे ऐसे रब किया, रब किया, और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया, उसको हमने ऐसे किया तो अट्रैक्ट होने लगा। पहले इसको, ये एबोनाइट रॉड थी, इसको हमने सिल्क या फर पे रगड़ा नहीं था और हम कागज के टुकड़े को ऐसे कर रहे थे तो ये इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। फिर हमने इसको सिल्क या फर पे रगड़ लिया, फिर उसे कागज के टुकड़े को हमने ऐसे देखा तो ये अट्रैक्ट हो रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ, पहले ये न्यूट्रल था, अब ये चार्ज हो गया है। चार्ज हुआ है तो किसके कारण, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कहीं ना कहीं से हुआ है इसका, तभी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ है। क्लियर है? आप सोचो ना, यदि चार्ज नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो कहीं पे इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव चार्ज, और कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है, जहां से आया होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव को आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसी बात को डाल्टन बताने में विफल रहे, है ना। अब जरा पढ़ो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, है ना, द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। उनमें से एक आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया, वो कौन है,
It was known that substance like glass या ebonite when rubbed with silk या fur get electrically charged. ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. ये नहीं बता पाए कि जब हमने सिल्क और फर पे इसको रगड़ा है ना तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, इसको ये बता नहीं पाए. जबकि हम लोग तो जान ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अब के युग में पढ़े हैं. ये तब की बात है जब ये नहीं बता पाए थे. आज तो हमको सब पता ही है कि इसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से अट्रैक्शन शुरू हो जाता. ये आज की बात है जो हम जानते हैं, लेकिन उस समय ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, डाल्टन थ्योरी है ना, समाप्त हो गई डाल्टन थ्योरी. जो डाल्टन थ्योरी की मेन बातें थी वो आपके पास आ गए. इससे ज्यादा डाल्टन नहीं पढ़ना, हमने पूरा एनसीईआरटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसका सारा निचोड़ आपको दे दिया, इसके आगे नहीं पढ़ना. अब देखो कुछ साइलेंट फीचर हैं, कुछ छुपे हुए तथ्य हैं. साइलेंट फीचर का मतलब छुपे हुए तथ्य है ना. साइलेंट फीचर, हर आदमी के कुछ ना कुछ साइलेंट फीचर होते हैं जो उसी को मालूम होता है, नहीं समझ ठीक है, तो उनके कुछ साइलेंट फीचर हैं, उनको पढ़ लो. पहला देखो क्या है, पहला पॉइंट, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, ये बात ऊपर पढ़ाई है, ईच एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. क्या ये बात अभी हमने आपको थोड़ी देर बाद पहले नहीं पढ़ाई थी? ध्यान आ रहा? देखो बेटा, यदि आपका पेन ना चले है ना तो सुप्तावस्था में बिल्कुल नहीं जाना, समझ रहे हो, कि पता लगे सुस्त हो गए है ना. पेन चलाते रहो. ये टाइम इसलिए बचाया है कि थ्योरी का पोर्शन है, इसमें फर्जी का तुम्हारा टाइम वेस्ट होता. क्लियर है? इसको हमने लिख दिया. बाकी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बहुत लिखना है. आगे के पेजों की हालत तो तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि कितना लिखना है, और इसीलिए इसमें पेज ज्यादा हुए क्योंकि हमने जिस पेज बहुत छोड़ा है. अन्यथा ये सब आ जाता 10 पेज में. यदि इसको हम एक जगह कर देते तो 10 पेज में आ जाता. और ये जो 10 के 48 हुए हैं तो इसलिए क्योंकि ये आपका नोट्स भी है. क्लियर है? हाँ, तो देखो क्या है, ईच एलिमेंट किससे मिलके बनता है बताओ बेटा? एटम से. और एटम ही क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ठीक है. दूसरी बात, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. एटम्स यानी ढेर सारे एटम, ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं, लाइक का मतलब सेम होते हैं. समझ में आया? क्या लिखा है? एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति विशेष वाले एलिमेंट के जितने भी एटम है वो कैसे होते हैं? लाइक मतलब सेम. भाई एक जैसे एटम नहीं होंगे तो एलिमेंट बनेगा ही नहीं. तो यदि एलिमेंट आप बनाना चाहते हो तो एटम कैसे होने चाहिए? सेम. क्लियर है? तो एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स, क्या लिखा है? डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरी ये लाइन को हम समझा रहे हैं. जैसे कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन अलग टाइप के एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा, और हाइड्रोजन एलिमेंट अलग टाइप के एटम एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा. तो बताओ, इसके एटम, कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम अलग अलग है ना, है ना. तो जो अदर एलिमेंट आपको बनाना होगा उसके जो एक जैसे एटम होंगे वो अलग होंगे. बात समझ में आ रही ना? जैसे कार्बन एलिमेंट बनाना है तो इसके एटम जो होंगे अलग टाइप के होंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट बनाना है तो इसके एटम अलग टाइप के होंगे. ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही टाइप के एटम हाइड्रोजन भी बना रहे हैं और वही टाइप के एटम कार्बन भी बना रहे हैं. ऐसा तो नहीं होगा. होगा? नहीं होगा. क्लियर हुआ? ये लाइन समझ में आई ना? ठीक. अगला देखो, तीसरी बात, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is an ultimate particle. It has a characteristic mass but is structureless. अब इनको मालूम ही नहीं था ना कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है,
अभी तो एटम 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 सब खोजे डाल रहे हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के चारों तरफ सेल्स होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये सब इनको कहाँ मालूम था। इनके हिसाब से कैसा है, समझ लो। स्ट्रक्चर वाली बात तो पहली बार आगे अब आएंगे रदरफोर्ड, है ना, ये लोग धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे। सबसे बढ़िया मॉडल आया था रदरफोर्ड का, खाली एक छोटी सी उनकी गलती हो गई थी, नहीं आगे वाले चूजे पैदा ही नहीं होते, बोहर वोर तो आते ही नहीं। अब हम क्या बताएं बोहर के विषय में। बोहर ने अपना कुछ काम ही नहीं किया, सबसे चुरा चुरा के नहीं, सबसे बढ़िया असेंबल किया उन्होंने अपनी थ्योरी को। प्लैंक से क्वांटाइजेशन का मॉडल ले लिया, रदरफोर्ड का सारा किया कराया एक्सपेरिमेंट था, दोनों का असेंबल कर दिया, नाम हो गया बोर थ्योरी। नहीं समझ रहे हो, अब मेरी बात को समझो, ठीक है। तीसरी बात पढ़ो, क्या लिखा है, एटम आर, ये क्या लिखा, इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता। और समझ में आ रहा, एक होता कंस्ट्रक्शन, यानी हम बना सकते हैं, और जिसको हम बना ना सकें तो कैसा है, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, दैट इज दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, एटम को ना तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। ये दोनों बातें हमारे हाथ में नहीं है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इंडेस्ट्रक्टिबल। समझ में आ गया। पांचवी बात, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्लियर है, जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम अलग टाइप के होंगे, कार्बन के एटम अलग टाइप के होंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में मिला दिया तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के एटमों से मिलके एलिमेंट बने थे, और जिनकी रिएक्शन कराने में केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या हो, जिससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं उसके अलावा। समझ में आ रहा, जैसे हमने ए से रिएक्शन करानी चाहिए तो हम बी की बात कर रहे हैं, भाई इससे रिएक्शन कराया तो इसके डिफरेंट यही तो है। क्लियर है, और ये एलिमेंट अलग टाइप के एटम से मिलके बना है, और ये एलिमेंट अलग टाइप के एटम से मिलके बना है। अब लाइन पढ़ो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, जब अलग अलग टाइप के एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो यही क्या होगा, मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ते कुछ साइलेंट फीचर थे, हम चाहेंगे एक बार देख लो, अगले पेज पे चलें। और ये सब सवाल मिलेंगे आपको, यहीं से सब सवाल मिलेंगे आपको थ्योरी वाले। पहले शुरुआत में एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, समझ रहे हो। आज जाना घर पे अपना पेज पलटना तो आपको दिखेगा कि सब कुछ तो हमारी बुकलेट में है। ठीक है, और हमने थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बताया है। ये सवाल करो सारे बच्चे, हैं? चलो ये कर लो सवाल, सबके पास बुकलेट है, सवाल करो। केमिस्ट्री तुमको बिल्कुल अलग फील हो कि हाँ यार अब हमको लग रहा है कि हमको केमिस्ट्री आ जाएगी, ऐसा फील हो तो फिर यार पढ़ाना ठीक है, नहीं तो फिर केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं पढ़े ही हो। ठीक है, सवाल का जवाब हम पूछेंगे, है ना, और जिसे पूछेंगे वही बताएगा, और कोई ऐसा नहीं बताएगा। संदीप बताओ, अच्छा क्या होगा इसका जवाब, फोर्थ होगा। अच्छा देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब जब तुम लोग नीट एग्जाम देने जाना, ठीक है, तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन के अंदर नॉट आए, रॉन्ग आए, इनकरेक्ट आए, समझ में आ रहा, ऐसे जब कोई शब्द आए तो सबसे पहले उस पर गोला लगा दो, क्योंकि हम पढ़ते समय इन्हीं को ध्यान नहीं देते, तभी हम सवाल का जवाब पलट के लगाते हैं, है ना। तो क्या एक चीज सीखी, जब भी कभी सवाल पढ़ेंगे कहीं आ जाए रॉन्ग, कहीं आ जाए इनकरेक्ट, कहीं आ जाए करेक्ट, कहीं आ जाए नॉट, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर देंगे। क्लियर है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। अच्छा, ये 3 लॉ तो उन्होंने एक्सप्लेन किए ही थे, है ना। और ये अवोगाड्रो लॉ, इसको एक्सप्लेन करने वाले खुद अवोगाड्रो हैं, है ना। तो अब समझ में आ गया। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? चौथा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो, ये जो हम लाइनें लिखे हैं ना एनसीईआरटी के एज इट इज लाइनें हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज लाइन। अब सुनो, इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, है ना। अब देखो, एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ, अरे भैया जब 19th खत्म होगा तो बिगिनिंग 20वीं शताब्दी होगी, है ना। एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यहां पे एटम के लिए सही से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होने शुरू हुए। ठीक है, दीज established that atoms are made, बहुत ध्यान से समझना, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये कब की कहानी है? 19वीं शताब्दी के आखिरी में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम जानने लगे कि एटम जो बना है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। क्या ये बात डेमोक्रेटस को मालूम थी? क्या ये बात महर्ष कणाद को मालूम थी? नहीं मालूम थी। अना उनको मालूम होती तो डाल्टनो नहीं आए होते, आए होते? नहीं आए होते। क्लियर है? अच्छा, अब एटम आज कनेक्ट हो रहा होगा पूरी तरीके से दिमाग में, है? अब लग रहा होगा कि अच्छा एटम, अब एटम को तो हमको पूरा इतिहास है मालूम है। ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस साथ पढ़ना है। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अ कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। डाल्टन कहां बता पाए थे कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है? कुछ बता पाए थे ना। उन्होंने पहली वाली बातों को थोड़ा सा क्लियर किया था, लेकिन पूरा नहीं क्लियर किया था। उन्होंने उसी चीज को बिल्डिंग ब्लॉक बोला एटम को, और इन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल बोला। डाल्टन ने क्या बोला था एटम को? अल्टीमेट पार्टिकल। और जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में महर्षि कणाद और डेमोक्रेटस ने क्या बोला था? बताओ बेटा, क्या बोला था? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा आपके कौन से हैं प्यारे सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, हम धीरे 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 एटम के अंदर जाने लगे। पहले हमें मालूम नहीं था कि एटम बना किसका है, बस इतना मालूम था कि एटम जैसी कोई चीज है, बट बना कैसा है हमें मालूम नहीं है। अब हम कैसा बना है उसके विषय में धीरे धीरे जानकारी हमें प्राप्त होने लगी। सब एटॉमिक पार्टिकल अपने पास कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब हमको पता चला कि अरे यार, अपना एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो अब हमारे मन में आया कि यार इलेक्ट्रॉन को जाने क्या है, प्रोटॉन को जाने क्या है, न्यूट्रॉन को जाने क्या है। तो ये जो जानना होता है इसी को बोलते हैं डिस्कवरी। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ना? अब एक बार ऊपर वाला पूरा देख लो, फिर हम लोग डिस्कवरी पे चले। ये देखो बेटा, जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो इन पेजों को तुम पढ़ने में तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब थ्योरी भरी पड़ी है। ये तो तुमको इस हिसाब से दिया जा रहा है कि सारी चीजें तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। नहीं तो आज जाना, पहला वाला पेज खोलना जाके घर पे, वो पढ़ना, फिर उसमें और इसमें अंतर देखना। हम और एक बात समझ लो, हम एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं ना। ये बेस्ड शब्द बहुत गंदा होता है ना। बेस्ड ना पढ़ाओ, एनसीईआरटी ही पढ़ाओ। हाँ, जैसे जैसे हमने यहाँ एक बात जोड़ दी, जैसे महर्षि कणाद अब एनसीईआरटी में नहीं था। यार हम टीचर हैं, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम आपको और क्लियर करें, है ना। तो उतना हमने कनेक्ट किया। डेमोक्रेटस नहीं दिया हुआ था, वो हमारी जिम्मेदारी कि हम तुमको बताएं। नहीं तो फिर काहे का टीचिंग, फिर तो हम ट्रांसलेटर हो जाते ना, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद बता रहे होते।
ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे डिस्कवरी पे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरियां करेंगे, है ना। आ जाओ, अब देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज, है ना। अब इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन कैसे सेम है वो हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हमने क्या लिया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिया। क्या लिया, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में सब बना है। ये सीधे वहां से कट किया गया और यहां फिट किया गया, समझ रहे हो, कुछ चेंज नहीं, बिल्कुल वही। ठीक, सबसे पहले हमने डिस्कवरी के लिए क्या इस्तेमाल किया, अपरेटस कौन सा इस्तेमाल किया, तो कौन है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसका इस्तेमाल किया। अब इसमें हमने दो पोल क्रिएट किए, एक को हमने एनोड नाम दिया और एक को हमने कैथोड नाम दिया। दो हमने प्लेटें लगा ली। ये मान लो ये एक ट्यूब है, अरे ऐसे ट्यूब है, ये मान लो एक कांच की ट्यूब है, और एक तरफ हमने क्या प्लेट लगा ली, कैथोड की, और एक तरफ हमने क्या लगा ली, एनोड की लगा ली। और फिर हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। और बैटरी में आप जानते हो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव, ये तो फिजिक्स में मास्टर साहब ने आज तक पढ़ाया ही होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक कैथोड प्लेट एक एनोड प्लेट लगा दी, और फिर इसके अंदर हवा ना बच जाए, इस ट्यूब के अंदर हवा ना रह जाए, इसके लिए हम यहां से सारी हवा निकाल दिए बाहर। तो यहां क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। घबराते काहे को, हर एक बात सीखो बेटा तुम लोग। जैसे पहले क्या होता था, अंधी मारते थे, अच्छा ये भी हो सकता है ना, एकदम क्लियर बोलो, ये होता है, क्लियर है। अब हमने बताओ, इस ट्यूब के अंदर से सारी हवा निकल जाए, यहां से सारी एयर निकल जाए, उसके लिए हमने एक पंप लगाया और सारी यहां की एयर हमने निकाल दी। तो बताओ इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्लियर है ना। और इसको हमने क्या लिया, इसको हमने सारी यहां की एयर निकाल ली और ये हमने ब्लॉक कर दिया। अब इसके अंदर क्या, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अच्छा, वैक्यूम क्यों क्रिएट किए, मान लो यहां एयर होती है ना, तो उसके हो सकता था पार्टिकल से रिएक्शन करने लगते, एनोड रेज कैथोड रेज। तो हमने यहां क्या क्रिएट कर लिया, वैक्यूम, मतलब अब वहां कोई किसी तरीके की चीज नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने हाई वोल्टेज बैटरी ली, और यह सवाल पूछा गया है, कैसी बैटरी ली, हाई वोल्टेज सोर्स लिया। सोर्स मतलब यहां पे हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स। जैसे ही हमने बोला ये फैन है, फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है ये लोड है, फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, लोड। बल्ब जल रहा है, फिजिक्स भाषा में ये क्या है, लोड है, समझ में आ रहा। वैसे ही सोर्स, या तो ये एसी सोर्स या डीसी सोर्स, यहां पे हमने क्या लिया, हाई वोल्टेज बैटरी ले ली। वोल्टेज कैसा होना चाहिए उसका, हाई वोल्टेज, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया। कैथोड कैसा है, निगेटिव, निगेटिव वाला टर्मिनल कैथोड से जोड़ा और पॉजिटिव वाला टर्मिनल एनोड से जोड़ा। बैटरी में एनोड और कैथोड दो होते हैं ना, तो एनोड और कैथोड से हमने जोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसके अंदर जो गैस है, ठीक है, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर अब कितना है, इसके अंदर जो गैस भरी है ना। अच्छा, यहां एयर नहीं है, उसको तो वैक्यूम करके हमने लो प्रेशर में कोई गैस भर दी, है ना। उसका प्रेशर कैसा है, गैस एट लो प्रेशर। अच्छा, यही सवाल पूछा गया है कि जो गैस भरी है उसका प्रेशर लो है और जो बैटरी लगी है उसका वोल्टेज हाई है। ये सवाल पूछा गया, उसमें दिया था हाई प्रेशर हाई वोल्टेज, लो प्रेशर लो वोल्टेज, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, हाई प्रेशर लो वोल्टेज। अब तुमको एक छांटना था उसी में से। अब मान लो तुम सही से नहीं पढ़े हो, हाई लो में फंस गए, समझ में आ रहा। अच्छा, तो लो प्रेशर में गैस है और हाई वोल्टेज का सोर्स है, ठीक। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, आप सोचो जब किसी चीज को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। अभी इनको मालूम ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता, क्योंकि उसी को तो हम डिस्कवरी कर रहे हैं ना।
अब इनको इलेक्ट्रॉन जैसी कोई बात मालूम नहीं, तो हम आज की भाषा में बोल रहे हैं। जैसे हमने यहां से बैटरी लगाई और जैसे ही बैटरी लगाई तो यहां से कैथोड से क्या निकले होंगे बताओ। आज की भाषा में तो हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, लेकिन तब की भाषा में यह था कि यहां से कुछ रेज निकली, इस कैथोड से क्या निकली, कुछ रेज निकली, और यही रेज आके यहां टकरा रही हैं। कहां, एनोड पे, और यहां से निकली यहां टकरा रही, पता नहीं चल रहा। तो साइंटिस्टों ने कहा यार इधर से क्या निकल रहा है, इधर क्या जा रहा है, पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस कैथोड में छेद बनाए, सॉरी इस एनोड में क्या बनाए, छेद बना दिया, और कैथोड के पीछे इन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दी, जिंक सल्फाइड मटेरियल का पेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, पेस्ट लगा दिया। अब इधर से जो रेज निकल रही थी, जिंक सल्फाइड का नेचर होता है, यदि जिंक सल्फाइड से कोई चीज टकराएगी तो जिंक सल्फाइड में चमक होती है। क्या होती है, चमक। जैसे कोई चीज टकराएगी तो वो उस जगह चमक प्रोड्यूस करेगा। और केमिस्ट्री की भाषा में यदि कोई मटेरियल चमक प्रोड्यूस करता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल या फास्फोरिसेंट मटेरियल। कौन सा मटेरियल, फ्लोरिसेंट मटेरियल या फास्फोरिसेंट मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल होता है, जिस पे हम टकराने से वो मटेरियल चमक प्रोड्यूस करे, इसको बोलते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी, अब तो वो टीवी नहीं है जो पहले लंबी वाली टीवी थी, समझ ना, इतनी बड़ी टीवी, यहां पिक्चर ट्यूब है और उसके अंदर पीछे कैथोड ट्यूब लगी रहती थी, पिक्चर ट्यूब बड़ा सा होता था। वहां क्या होता था, यही ZNS का ही तो लेप लगा होता है और अंदर से कैथोड रेज आती थी और इसी पे टकराती थी। हम उल्लू की तरह उसी चमक को बैठे देख रहे थे। यही तो टीवी थी, है ना। आगे हम आपको ये समझाएंगे, यहां सब लिखा है हमने, ठीक है। फिर यहां पे हमने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड। अब एक मेरी बात को समझो, जैसे कोई ऐसे मान लो कि जैसे वो कौन सी एक पिक्चर थी, बहुत पहले आई थी, मिस्टर इंडिया, आई नहीं थी, वो अपने आप को गायब कर लेता था। जैसे मान लीजिए इधर से कोई आ रहा है और इधर चला जा रहा है, हम यहां खड़े हैं, हमको दिख ही नहीं रहा कि कोई आ रहा है जा रहा। फिर हमने क्या लगाया, इस दीवार पे मान लो हमने कोई चमकने वाला मटेरियल लगा दिया। अब कोई इधर से आएगा, जैसे इस पे टकराएगा हम समझ जाएंगे अच्छा कुछ तो गया है। क्लियर है। पहले जब एनोड पे फास्फोरेंस मटेरियल नहीं लगाए थे, फ्लोरिसेंट मटेरियल नहीं लगाए थे, तो कौन से रेज आ रहे हैं और कहां जा रही पता नहीं चल रहा था। फिर हमने क्या कहा, सोचा कि इसमें जिंक सल्फाइड का लेप लगा दो कि जो यहां से आएगा, कुछ भी आएगा यहां से और इससे टकराए तो ये चमकेगा, और चमकेगा तो हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो इससे टक्कर हुई है। क्लियर है। तो जब हमने ZNS का यहां पे लेप लगा दिया, कोटिंग कर दी, तो अब यहां से वही कैथोड रेज आ रही थी और यहां टकरा रही थी, तो यहां एक चमक प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने समझा यार हो ना हो कुछ तो आ रहा है। क्या हमने बोला, कुछ तो आ रहा है। जब तक ये मटेरियल नहीं लगाए थे तब तक यहां से क्या आ रहा हमको पता ही नहीं था। जब हमने ये मटेरियल लगाया तो हमें पता चला कि कुछ तो आ रहा है, और फिर हमने देखा ये कहां से आ रहा, फिर पता चला ये कैथोड से आ रहा। तो हमने कहा अच्छा कैथोड रे आ रही हैं। समझ में आ रहा। जैसे मान लो गुप्ता जी का लड़का होगा तो हम कहेंगे नहीं गुप्ता जी का लड़का है, यही कहेंगे। अब कहां से रे निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं। तो इन रे का नाम हमने क्या रखा पहली बार, कैथोड रे। अच्छा, जब तक यहां हमने फ्लोरिसेंट मटेरियल नहीं लगा रखा था तब तक क्या आ रहा क्या जा रहा पता नहीं चल रहा था। और जब हमने ये मटेरियल यहां लगाया तो हमको पता चला अच्छा यहां क्या रहे, कैथोड रे। अच्छा, नाम कैथोड ही क्यों रखा, क्योंकि कैथोड से निकल रही हैं। लेकिन पहले जब यहां पे ये मटेरियल नहीं लगाए थे तो कौन आ रहा कौन जा रहा कोई नाम दे पा रहे थे, तो हमको पता ही नहीं चल रहा ना था कि कौन आ रहा कौन जा रहा। फिर हमने देखा कि अच्छा कैथोड से यदि यहां कोई आ रहा तो सामने कैथोड है, कैथोड से रे निकल रही और यहां टकरा रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये जो कैथोड है इसका नेचर निगेटिव है। इसका मतलब ये जो कैथोड रे आ रही हैं इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है।
क्या हमने बोला कि ये जो भाई होता नहीं, गुप्ता जी का लड़का भी गुप्ता है, कैथोड से निकलने वाली रे भी कैथोड है, कैथोड का नेचर है माइनस, जैसे गुप्ता जी हैं धनवान, तो गुप्ता जी के ऊपर चार्ज है ना धनवान का, वैसे कैथोड पे चार्ज क्या है, माइनस का। तो जो कैथोड से निकलेगा वो कैथोड रे, और जो गुप्ता जी से निकलेगा गुप्ता का बेटा, है ना, गुप्ता यदि अमीर तो गुप्ता का बेटा वो अमीर, है ना। कैथोड कैसा है, निगेटिव, तो इससे निकलेंगी जो रे वो भी निगेटिव। बात को कनेक्ट करो ना, है, जो कैथोड से निकलेंगी वो भी रे कैसी है, निगेटिव। क्लियर है। तो इन्होंने कहा अच्छा ये निगेटिव क्यों बोला, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद निगेटिव वाला ही आएगा, पॉजिटिव के बाद कोई पॉजिटिव वाला तो आएगा नहीं, रिपल्सन होता। तो इन्होंने कहा कि ये जो कैथोड रे हैं ये कैसी हैं, निगेटिवली चार्ज्ड हैं। कैसी हैं, निगेटिवली चार्ज्ड हैं, और जो कैथोड रे के ऊपर निगेटिव चार्ज है उसी का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, उसी का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कहानी पूरी समझ में आ गई। एक बार ये मटेरियल लगा लो, यहां बना लो अपने में। ये सब एनसीईआरटी में लिखा, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया, सब एनसीईआरटी में लिखा और लाइन बाय लाइन लिखा है। और मैं तो चाहता हूं कि एनसीईआरटी भी कभी कभी देख लिया करो। ये देखो, ये एनोड हमारा कैसा है, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें छेद हैं, छेद को मतलब बोलते हैं छेदी लाल। तो अपना एनोड कैसा है, छेदी लाल, है ना। एनोड के अंदर क्या है, छेद है। हाँ, जैसे मान लो जैसे ये है, अब इसमें छेद नहीं है, इसमें हमने खूब छेद कर दिए, है ना, तो ये हो गया छेदी लाल। अरे मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको आपके ऐप पे सब मिलते रहेंगे, है ना। आज का लेक्चर अभी आपके क्लास होने के 2 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। उतना टाइम लगता है क्योंकि एक एक जो आपका लेक्चर बनता है वो लगभग 4 से 5 GB का होता है, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। पहले अपलोड होता है, फिर प्रोसेसिंग होके तब जाके उस पर चलता है। अच्छा, हमें लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ये सारी चीजें सिस्टम में चलती हैं। क्लियर है। अब आ जाओ, अब जो कहानी हमने ऊपर पढ़ी है उसी कहानी को हमने नीचे लिखा है। अब देखो, आ जाओ यहां। अच्छा देखो, यहां तक कनेक्ट हो गई सारी बातें, देख लो, है ना। हम लोग देखो एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करेंगे, हम लोगों ने कसम खाई है ना। हम लोग विजन और रिवीजन यही करेंगे। उसके बाद हम लोग अब अगली क्लास में हम इसके कुछ आपको सवाल देते रहेंगे, है ना। हमारी एक बुक से थोड़ी सी बात भी चल रही है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, है ना। तो इधर चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ जाओ, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो जिन, क्या लिखा है, लिखा है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर। ये जितने ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं, क्या ऑब्जर्वेशन किया है कि कैथोड से एक रे निकल रही जिसका नाम कैथोड रे, यही तो हमने ऑब्जर्वेशन किया। यदि यहां पे हाई प्रेशर में गैस भरी होती तो ये ऑब्जर्वेशन हम कर नहीं पाते। यहां पे लो प्रेशर में गैस भरी है, इसीलिए हम ऑब्जर्व, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन सही चल रहा है और हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर, है ना, एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। ये भैया आया हुआ सवाल है। अच्छा, क्या होता है, जब तक ये सवाल तुम कहीं देखोगे नहीं तब तक तुम्हें ये ऐसी यूं ही लाइन लगेगी। अभी यही सवाल तुम देख लो, अरे फलाने सन में आया, इसी लाइन की इज्जत बढ़ जाएगी। फिर तुम यहां नीला पीला कर खुदे करे बैठे होगे, अच्छा ये तो यहां सवाल था। हम बता रहे हैं कि हमने बकवासबाजी वाली कोई लाइन ही नहीं डाली है, जो सवाल है उनको हमने सिस्टमैटिक ढंग से आपको अरेंज करके दे दिया बुक से। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं हम लोग। द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, करंट का फ्लो कहां से कहां हुआ, कैथोड टू एनोड, ठीक है। वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल। अच्छा, ये होल कहां बनाए थे, कैथोड में कि एनोड में, हाँ, होल इन द, कहां,
एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड। एनोड के आगे कोटिंग की थी कि पीछे? बिहाइंड नहीं लिखा है क्या? बिहाइंड एनोड विद फास्फोरेसेंट मटेरियल। कौन सा वो फास्फोरेसेंट मटेरियल था? जिंक सल्फाइड। ये सब एनसीईआरटी में लिखा, लाइन लिखी है सब, ठीक है। When these rays, कौन सी रेज? कैथोड रेज। कहां से निकल रही थी? कैथोड से। उन्हीं को बोला गया when these rays। ये these rays कौन सी रेज? कैथोड रेज। When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating, on the coating। हम समझ गए कि यार इससे कुछ टकरा रहा है। जब तक जैसे मान लीजिए इधर से कैथोड से कुछ निकल रहा हो, इधर चला जा रहा, हम बैठे हैं उल्लू की तरह, कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर हमको लगा यार बड़ा टाइम हो गया, अब इसमें कुछ ऐसा मटेरियल लगाओ, यदि इधर से कोई आ रहा होगा तो इसमें टकरा रहा होगा, और यदि इसमें चमक आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे यहां से कुछ दिख नहीं रहा है। भाई दिख रहा होता तो हम इसमें कुछ लगाते ही नहीं, फिर तो देख लेते अच्छा इधर से इधर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन हो जाता। लेकिन इधर से क्या जा रहा और इधर क्या आ रहा हमको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आंख से तो दिख नहीं रहा। तो हमने क्या किया, इसमें कोटिंग की कि इधर से कुछ जो भी आएगा जो मुझे दिख नहीं रहा है, यदि वहां टकराएगा और यहां चमक आ गई तो हम समझ जाएंगे इधर से कुछ ना कुछ तो आ रहा। वो कुछ ना कुछ ही क्या थी? कैथोड रेज, है ना। अब ये पूरी कहानी वही समझ में आ रही जो हमने आपको ऊपर बताई। अब आगे आ जाओ, कुछ पॉइंट इसके पढ़ो। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड। अरे सीधी सी बात है, गुप्तक लड़का गुप्तक यहां से तो पैदा होगा, है ना, ऐसा तो नहीं। कैथोड रे कहां से निकलेंगी? कैथोड से। कहां को मूव करेंगी? एनोड को, एनोड की तरफ मूव करेंगी। दूसरा पॉइंट, ये टेलीविजन वाली बात पढ़ो। अब तो ये टेलीविजन है नहीं, पहले ये वाला टेलीविजन था, ये स्क्रीन हुआ करती थी, है ना, ऐसे यहां कैथोड ट्यूब लगी रहती थी, और फिर ये सुंदर सा टीवी ऐसे पैक हुआ, और बस यहीं पे हम लोग यही सब देखा करते थे। पहले ऐसे वाला टीवी था ना। अब तो ये सब खत्म करके एकदम, समझ रहे हो, ये सब खत्म ही कर दिए हैं। अब वॉल्यूम ना देखने लगना, जैसे अभी पुरानी गाँव में कहीं टीवी मिल जाए इतनी बड़ी होती, यहाँ उसका इनिशियल पोर्शन है तो यहाँ उसका पीछे वाला भाग इतना लंबा होता था, क्योंकि वो ट्यूब ही उतनी लंबी होती थी अंदर वाली। अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ो, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, ठीक है, आर कैथोड रे ट्यूब। बताओ इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब, है ना। व्हेन टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस का मतलब चमक, फ्लोरिसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरिसेंट या फास्फोरिसेंट मटेरियल लाइक ZNS, लाइक ZNS। पढ़ लो एक बार लाइन। वो चमक वाला कौन सा मटेरियल है जिसको हम लगा के चमकाते रहते थे? जिंक सल्फाइड। ये याद रखना, ये 4 नंबर का सवाल बन सकता है। अगला बात देखो, इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये रेज कैसी निकल जाएंगी? सीधी। और यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये फिर किधर को जाएंगी, ये डिसाइड करेगा फील्ड, है ना। हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया खाली मैग्नेटिक लगाया, एक बार मैग्नेटिक हटाया खाली इलेक्ट्रिक लगाया, एक बार दोनों लगाया, और सब में रास्ते इलेक्ट्रॉन के बदल जाते हैं। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा काम है तुम्हें कनेक्ट करा देना। हमारे यहाँ बस इतना ही है ना, बाकी की बातें आपको वहां पढ़ाई जाएंगे, है ना। फिर वहां पे आपको पढ़ाई जाती है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर V इक्वल टू -E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपान मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी सेलेक्टर है। मतलब ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, हम तुम्हें कनेक्ट करे दे रहे हैं। अगला देखो, चौथी बात, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यही लाइन वो है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बता रही है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड
इलेक्ट्रॉन। गुप्ता जी धनवान थे तो बेटा भी धनवान है ना। और कैथोड निगेटिव चार्ज था तो कैथोड रे निकली थी, उन पे भी चार्ज कैसा था, निगेटिव। और वही जो कैथोड रे के ऊपर निगेटिव चार्ज था वही इलेक्ट्रॉन है। ये लाइन पढ़ो जरा। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसी का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, इसमें कुछ खास बात लिखी है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ये बात दुनिया में सबको मालूम है। ईंट पर नाच वाच करके क्या तुम लोग याद किए रहते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी याद करे रहते हो। यहां तक तो याद है, लेकिन ये नहीं याद है। नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, वो स्टोनी थे। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, वो जे थॉमसन थे। जैसे मम्मी पापा तुमको पैदा किए और नाम मान लो तुम्हारे चाचा रख दिए, किनका नाम पप्पू चौधरी होगा, नहीं समझ रहे हो। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थॉमसन थे और इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले स्टोनी थे। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां से देखो नोट करके, इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलॉय भी होता है। इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलॉय भी होता है। जैसे ड्यूराल्यूमिन एक एलॉय है, ब्रॉस एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। नामे नहीं सुने हो क्या, सुने हो ना। ब्रास क्या है, एलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है। गन मेटल एलॉय है। ड्यूराल्यूमिन एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है हिंदी में मिश्र धातु, जो कई टाइप के मटेरियल से मिलके बनाया जाए उसको हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलॉय भी होता है, और वो किससे मिलके बना होता है, मैग्नीशियम और किससे, मैग्नीशियम और जिंक से। इलेक्ट्रॉन तो एक अपना ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलॉय भी होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलॉय भी होता है जो मैग्नीशियम और जिंक से मिलके बना होता है, इसीलिए तो इसको एक घेरे में बंद करके आपको बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नेम ऑफ एलॉय, है ना। ये क्या बोला गया, इज आल्सो। इज आल्सो का मतलब ये भी, ये भी। तो इलेक्ट्रॉन तो एक अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन नाम का ही एलॉय होता है ना, जो किससे मिलके बना होता है, जिंक और मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है, मैग्नीशियम और जिंक। तो इसको ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन मांगे जान, इलेक्ट्रॉन मांगे जान। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एलॉय किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम और जिंक से। जैसे ड्यूराल्यूमिन किससे मिलके बना है, बताओ। ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन एलॉय किससे मिलके बना है। अच्छा, जर्मन सिल्वर का बताओ। जर्मन सिल्वर भी तो एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर भी तो एक एलॉय है। नाम तो यार सुना ही होगा, जर्मन सिल्वर। ठीक है। किससे मिलके बना होता है, कॉपर, जिंक और निकिल। ये तीन धातु आपस में मिलाई जाती हैं तो जर्मन सिल्वर बनता है। तो तुम लोगों ने यार क्यों नहीं इसको पढ़ा है, हाँ याद नहीं था, तो इसको याद करने का हम तुम्हें तरीका बता दे रहे हैं। अच्छा देखो, जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता तो सुने होगे। जर्मन शेफर्ड बड़ा सा होता है, देख के डर लगता है ना। ऐसा लगता है उसको देख के हमारी जान निकल जाएगी, ऐसा लगता नहीं, डर लगता है। तो ऐसे याद रखना, बोलो जर्मन, बोलो जर्मन कुत्ते जान निकालें, जर्मन कुत्ते जान निकालें। ठीक है। तो जर्मन सिल्वर का क्या जुगाड़ याद कर लिया, जर्मन कुत्ते जान निकाले। देखो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हम केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा दें वो तुम जीवन भर ना भूलो, ना तुम भूलना चाहो तब भी ना भूलो।
तो इसको कैसे याद करोगे? जर्मन कुत्ते जान निकाले। लिख लो इसको, लिख लो बेटा, ये 4 नंबर का सवाल है। हमारे पास इतना समय थोड़ा ना कि हम फर्जी पढ़ाएंगे। जो हम यहां लिख दें वो तुम्हें याद होना चाहिए। हमारे साथ चलना चाहते हो, इसी साल सेलेक्ट होना चाहते हो, तो हमारी कही गई एक एक बात पे ध्यान देना। नहीं वो उस दिन तुमको खलेगी कि हाँ ये बात तो कह रहे थे लेकिन हम इसे अमूल्यवान नहीं समझे और हम लिखे नहीं। जिन बच्चों के कोने बहुत भरे रहते हैं, समझ लो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लगा अच्छा ये जरूरी बात है, हमने कहीं लिख लिए, मेंशन कर लिए, और यही आपको सब्जेक्ट सीखना है। तो जर्मन सिल्वर का क्या आपने आपको जुगाड़ बताया? जर्मन कुत्ते जान निकालें। जर्मन से जर्मन सिल्वर, कुत्ते से CU, है ना, जान से ZN, निकालें NI। अब आपको नहीं लग रहा कि जैसे हमने बोला वैसे एलिमेंट दिख रहे हैं? ठीक है, आगे आ जाओ, 5वां पॉइंट, कैथोड रे। अब हम इन्हीं कैथोड रे को क्या बोलने लगे, क्योंकि कैथोड रे किससे मिलके बनी है? निगेटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज का ही नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम कैथोड रे को ही हम लोग क्या बोलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बोलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही मिलके तो कैथोड रे बनी थी, है ना। तो कैथोड रे कहो या इलेक्ट्रॉन्स कहो, बोथ आर सेम। देखो ये लाइन पढ़ा नहीं, कैथोड रे कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है मिलके, है ना। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है? के साथ मिलके, है ना। कंसिस्ट ऑफ मतलब के साथ मिलके, तो किसके साथ मिलके बताओ? निगेटिवली चार्ज से मिलके कैथोड रे बना, और उसी निगेटिव वाले चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो बताओ कैथोड रे कहो या इलेक्ट्रॉन्स कहो, बोथ आर सेम। ठीक है, हाँ, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड रे जो निकल रही हैं कैथोड से, है ना, वो यहां पे गोला लगा लेना, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड और एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। भैया ये सवाल पे लगा लेना 4 स्टार 3 स्टार, जितने स्टार लगा सको। ये सवाल आया हुआ है, पूछा गया है कि बताओ कैथोड रे किस पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो किस पे डिपेंड नहीं करती हैं? कि किस मटेरियल का बना इलेक्ट्रोड है, यानी कैथोड और एनोड, इस पे डिपेंड नहीं करती हैं, और उसके अंदर किस टाइप की गैस भरी है इस पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये आप सवाल पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी किसकी डिस्कवरी हो गई बेटा? इलेक्ट्रॉन की। अब आ जाओ कुछ इलेक्ट्रॉन की खास बातें, कुछ खास बातें जो आपको याद होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको याद है? कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, तो कौन से एक्सपेरिमेंट से इसे किया गया था? डिटरमाइन बाय मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पढ़ोगे इसको फिजिक्स में, पढ़ोगे इसको फिजिक्स में। हमारे यहां जितना है वो हम पढ़ाए दे रहे हैं, वो एक लाइन छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, यदि इसी चार्ज को ESU में देखोगे तो ये चार्ज होता है -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ठीक है, मास, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक, संदीप हाथ न लगाओ ऐसे बेटा, हाथ ऐसे रखो। हाँ, हाथ यहां तक तो पहुंचे ना, गाल तक हाथ ना पहुंचे, है ना सर, यहां पे ना हाथ पहुंचे, नहीं तो ये आराम वाली अवस्था होती है ना। फिर थोड़ी देर में क्या होता है ना कि आराम इतनी अच्छी चीज होती है कि वो हर चीज को भुला देती है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब चीज भूल जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ये आपको कंठस्थ कर लेना है, और आपको ऑलरेडी आता होगा। अब आगे आ जाओ, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब होता है, क्या लिखा? चार्ज टू मास रेशियो, था ना, तो ये इसका मतलब होता है चार्ज बाय मास, है ना।
और लिखा कैसे जाता है, चार्ज टू मास रेशियो, और होता क्या है, Q बाई एम। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, Q बाई एम। हाँ, तो क्या लिखा है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज बाई मास रेशियो को ही हम क्या लोग बोलते हैं प्यार से, स्पेसिफिक चार्ज। तो ये भी क्या होता है, Q बाई एम। पूछा जाए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या पूछा गया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपसे क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का Q बाई एम बताओ, और इलेक्ट्रॉन का Q कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 को डिवाइड कर दो उसके मास से 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg से। क्लियर है। तो सारे बच्चे अभी यहां देखो, ये हमने निकलवाया भी है, पूरा लिख के आपको बताया है। क्लियर है। तो बताओ Q बाई एम को क्या बोलोगे, स्पेसिफिक चार्ज। Q बाई एम को क्या बोलोगे, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है। हाँ, इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ठीक है, जे थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन का, है ना, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने me लिखा है ना, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, E, है ना, जिस बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। बताओ किस ट्यूब का इस्तेमाल किए, कैथोड रे ट्यूब, एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसी दोनों लगी थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कोला लगा लो, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगी हैं, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा, एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है, एक ये लगी तो एक ये लगी है, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पूछा जाए कि Q बाई एम रेशियो को किसने डिटरमाइन किया, तो जे थॉमसन। किससे किया, तो डिस्चार्ज ट्यूब से। कैसे किया, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा के इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा। देखो 3 सवाल तुमको इसी में हमने बता दिए, है ना। अच्छा, Q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज का सबसे पहला फंडा किसके दिमाग में आया, जे थॉमसन के। क्लियर है। कहां निकाला, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर निकाला। कैसे निकाला, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा के निकाला। अब लाइन पढ़ो जरा, पढ़ो सब लोग। हमने कहा ना विजन रिवीजन यही सब होना चाहिए, नहीं तो फिर इतनी बुकलेट का फिर मजा नहीं आएगा आपको। और एक बात याद रखना, जैसे अभिनव को हमने देखा है और आपको देखा है, ये गोला नहीं लगाते हैं, तो रिजल्ट भी आप समझो कि बहुत शानदार होगा। एक बात एक ध्यान रखना कि हमारे यहाँ छुट्टी होती नहीं है, हमारे यहाँ एक छुट्टी है, वो तो पहले डिसाइडेड है, छुट्टी नहीं होती है। और कभी आप गोला नहीं लगाओ, गोला लगाओगे तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। सब्जेक्ट का जो एक आनंद हमको आपको देना चाहते हैं कि एक फील आया आपको सब्जेक्ट, यार सब्जेक्ट आसान होता है, आपको यही केमिस्ट्री इतनी आसान लगेगी पूछो ना, लेकिन उसके लिए आपका आना जरूरी है, उसके लिए आपका आना यहां तक जरूरी है। क्लियर है। तो हम नाच के अच्छा दिखाएंगे तब तो समझ पाओगे कि हाँ नाचना आसान है। नाचना मतलब पढ़ाना, ठीक है। तो इतनी आसान आपको लगेगी, अच्छा यार ये तो कुछ होता नहीं, बहुत सरल चीज है। समझो मेरी बात को। टीचर आपका कठिन मिल गया तो आप यही सब हवा में सब उड़ेगा, है ना। आसान है, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा आता है उसका टीचर आपको अच्छे तरीके से दिया है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ। Q बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाली बात आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, ये वाली हमने यहां कनेक्ट जरूर कर लिया, लेकिन ये वाला, ये काइनेटिक मास और ये रेस्ट मास, ये फार्मूला तो देखा सुना नहीं लग रहा फिजिक्स का, है ना। काइनेटिक मास, जैसे कोई चीज चल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो चल रहा मतलब क्या है, गतिमान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक। हमेशा काइनेटिक का मतलब किससे होता, मोशन से,
काइनेटिक का मतलब कहां से होता है? मोशन से। तो इलेक्ट्रॉन अभी मान लो बैठा है, तो इसके अंदर काइनेटिक जैसी कोई बात है, मोशन जैसी कोई बात है? नहीं है। अब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगा। अच्छा, जब बैठा था तब भी वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का था, और जब चल रहा है तब भी तो उतने ही ग्राम का है या किलोग्राम का है। लेकिन अब उसका मास जो होगा उसका नाम रखेंगे काइनेटिक मास। कौन सा मास? काइनेटिक मास, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, Q/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात को समझो, कै किलो का था इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का। ठीक है, ये कहने केजी है लेकिन ये बहुत छोटा है, क्योंकि पावर कितनी? -31। समझ रहे हो, केजी का नाम बदनाम है खाली इसके साथ। ठीक, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये लाइन पे सवाल आया है। Q/m रेशियो, Q/m रेशियो घटता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम बढ़ा देते हैं तो Q/m का वैल्यू घट जाता है। हाउअर का मतलब जबकि, जबकि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस यूज्ड, है ना। अब इसका लाइन का मतलब समझो कि जब इलेक्ट्रॉन को हम मोशन दे देते हैं तो उसका Q/m रेशियो घटने लगता है ना। जब उसको हमने वेलोसिटी दी, मोशन दिया, गति दी, तो उसका Q/m घटने लगा, जबकि वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस जो उस ट्यूब के अंदर भरी है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसकी वेलोसिटी को घटाया किसने? यानी इसके Q/m को घटाया किसने? समझ में आ रहा है? अब इस लाइन को फिर से समझो, तो किसने घटाया वो आगे हम आपको बता रहे हैं कैसे घटा। ठीक है, ये लाइन पढ़ो, ये 4 नंबर का सवाल आया। बताओ, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वेलोसिटी आप दोगे तो उसका Q/m घटेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन, अब जबकि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और उस कैथोड ट्यूब के अंदर भरी गैस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ये 4 नंबर का सवाल है। इतना आएगा कि बताओ, यदि हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। क्लियर है? ये 4 नंबर का सवाल है इतना। अब आगे आ जाओ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता? हमसे Q/m पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? Q/m। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा ऊपर और मास रखा नीचे, और ये हमारा वैल्यू निकल के आया। हम चाहेंगे सारे बच्चे इस वाले, है ना, डिवीजन को करके देख लें। देखो आंसर ही आ रहा है नहीं? करो सब लोग, करो बेटा, कर लो, कुछ तो काम करो। क्या है, सब छोड़ो, ये डिवाइड करना ही मुश्किल है। नहीं करो, फिर भी करो, करो, कुछ तो पेन चलाओ, है ना। हाँ, हकीकत में ये किताबों में लिखा है और उसमें लगता है कि ये इसमें क्या, कौन कौन से सवाल बनेंगे। और अब आपको देखो कितने सवाल दिख रहे हैं, सब सवाल हैं, सवाल सवाल सवाल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? हाँ चलो, अच्छा आगे देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये फार्मूला याद रखना, इसके बढ़िया एप्लीकेशन आपके फिजिक्स में है, लेकिन हम फिर भी कनेक्ट किए दे रहे हैं इसको। लिखा है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बोलते हैं रियल मास, और इसको हम बोलेंगे काइनेटिक मास, है ना। और इसको लिखते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू m0 अपान √1 - v/c होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है।
अब इसमें ये क्या है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। ये क्या है, इसको क्या बोलते हो, रेस्ट मास। इसमें सवाल आपके फिजिक्स में है, हमने आपको फार्मूला कनेक्ट करके बता दिया कि ये जो हम Q बाई एम घटा बढ़ा रहे थे उसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता, तो ये होता है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब इसके सवाल आपको फिजिक्स में मिलेंगे, आपके गुरुजी इसमें फिजिक्स के सवाल इसके करवाएंगे। ठीक है, परेशान हो उसके 100% कराएंगे। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ, ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि मान लो इफ V और C आपस में बराबर हो जाएं, यानी ये V और C आपस में बराबर हो जाएं तो क्या होगा। अब आपको नहीं लग रहा, यदि V और C आपस में बराबर हो गए तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, रूट 0 0, रूट 0 0। भैया रूट 0 0, अब ये जितना बोल रहे हैं मैथ है यार। रूट 0 का वैल्यू 0 और समथिंग अपान 0 इन्फिनिटी। यार क्या हमने बोला, समथिंग अपान 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब ये मैथ है यार बेटा, देखो अब ये सीखना पड़ेगा। समथिंग का मतलब कुछ, हम अपान 0 इनफाइनाइट, 1 अपान 0 इनफाइनाइट, 2 अपान 0 इनफाइनाइट, ये मैथ है। और देखो जैसे मैं सिखाता चल रहा हूं ना, उतनी बात तो कम से कम वहां सीख लो, कम से कम अब ना आए तो फिर हमारी जिम्मेदारी। जहां जहां मैथ की जो जो इस्तेमाल होगा हम आपको सिखाते चल रहे हैं, है ना। अच्छा 1, अच्छा देखो बेटा, अब देखो 1 अपान 0 क्या होगा, क्या होगा बताओ बेटा, इनफाइनाइट, है ना। 0 अपान 1 0। अब ये मैथ है, अब इसको तो पढ़ लो कम से कम, है। अब पता लगे यही में तुम फंस गए और तुम बदनाम करते हो, फलाना सब्जेक्ट है नहीं समझ में आया। कहां नहीं समझ में आया, हमको मैथ नहीं आती है। अब पता लगे वहां आ गया 1 अपान 0 है, 0 अपान 1 का है, यार यही आ जाता तो काम बन जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट की कहां से दोष है भाई। जितनी मैथ हम आपको सिखाते चल रहे हैं आप सीखते चलो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, V और C आपस में बराबर हो जाए। अब देखो यहां करके आओ, देख लो आके, यदि V और C आपस में बराबर हो जाएगा तो V C आपस में कट जाएगा ना, और कट जाएगा तो यहां वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और रूट 0 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, रूट 0 0। अब ये बचा क्या है, m इक्वल टू m नॉट अपान 0 समथिंग अपान 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। यही आंसर लिखा है। अभी हमने आपको पढ़ा नहीं, समथिंग कुछ हो ऊपर, हमें हो, मान लो हम हो, हम अपान 0 इनफाइनाइट, नहीं सर 1 अपान 0 इनफाइनाइट, कुछ भी हो। अब देखो आपको यही सवाल कितने आसानी से आ गया, क्योंकि आगे थोड़ी सी मैथ का इस्तेमाल है। यदि हमको मैथ सही तरीके से आती है तो हमको सवाल आएगा, फिर मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। और ये विश्वास मानो, जहां जो मैथ लगेगी मैं आपको सिखाता चलूंगा, ये विश्वास रखो। जहां लॉग लगेगा पूरा लॉग पढ़ा दूंगा, जहां एंटी लॉग लगेगा पूरा एंटी लॉग पढ़ा दूंगा, फिर तुम्हारे सवाल एक को फंसेंगे नहीं, है ना। आप पता लगे कि हमारे में प्रोबेबिलिटी है नहीं, हम तुमको वो भी पढ़ा रहे, तो हम मैथ थोड़े ना पढ़ा रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में जहां जितनी मैथ का इस्तेमाल होगा, आपको नहीं आता होगा, 0 हो गए तब भी मैं उतनी सिखा लूंगा कि आपके सवाल नहीं फंसेंगे। मेहनत आपको करनी, रास्ते हम सब दिखाते चलेंगे। अब आगे जरा ध्यान से देखो, यदि वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक मास बढ़ेगा लेकिन Q बाई M घटेगा। सारे सवालों का निचोड़ इन 1 बॉक्स, इस 4 नंबर का सवाल मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो Q बाई M घटेगा, ये हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। एक सवाल हमने और जोड़ दिया, यदि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक मास मतलब ये काइनेटिक मास बढ़ेगा लेकिन Q बाई M घटेगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? अब ये जितना हमने पढ़ाया है एक बार पूरा अपने से देख लो, फिर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे चलें। और देखो सब यहीं पढ़ना है, घर वर पे कुछ नहीं पढ़ना है ना? हाँ, केमिस्ट्री का सरदर्द नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री तुमको गुदगुदाए हंसाए तो अच्छा है, समझ रहे हो? तो यहां तक सारी बातें हो गई। हम अगली क्लास में, अच्छा क्या था, आज था तुम्हारा ये पढ़ने का पहला दिन, तो चीजें थोड़ा सा सिस्टम से हमने समझा दी। अब अगली क्लास से थोड़ी सी चीजें और कवर जल्दी जल्दी होंगी, है ना? आज ये था कि आज सारा चीज हम सिस्टम समझ लिए, अब अगली क्लास से चीजें एकदम स्मूथ चलेंगे।